दोस्तों नमस्कार, जोहार, गुड आफ्टरनून। आज है 1 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम आज के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, अपने स्टैटिक सिलेबस से रिलेट करेंगे, बीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको समझेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे। ठीक है, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए एसेंशियल है। आपको क्या करना है, आप ऑलरेडी एक नोटबुक बना चुके होंगे। उस नोटबुक में हम जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं ना, एटलीस्ट टॉपिक का नाम लिख लो उसमें। ठीक है, फिर उस टॉपिक के नाम को जब भी वो सब्जेक्ट पर हो, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो। जब भी वो सब्जेक्ट पढ़ो तो उन सब टॉपिक्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो। ठीक है, इस तरह से तुम स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे एक फोकस बना पाओगे कि जो तुम्हारे करंट से रिलेट हो रहा हो। और ऑलरेडी मैं कुछ चीज़ों को कवर भी कर रहा हूँ तुमको बताने के लिए कि उसमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो तुम वो देख के भी काफ़ी क्लू ले सकते हो। तो ट्राई टू यूटिलाइज दिस सेशन। दिस इज जस्ट नॉट एन एनालिसिस सेशन बट दिस इज अ गाइडेंस सेशन फॉर यू कि न्यूज़पेपर को कैसे हैंडल किया जाए, न्यूज़पेपर को अपने स्टैटिक से कैसे हैंडल किया जाए और चीज़ों को कैसे सिस्टमैटिक वे में स्ट्रीमलाइन करके पढ़ा जाए। ठीक है, न्यूज़पेपर को एक अलग चीज़, अलग सेगमेंट मत समझो, इसको हर चीज़ से रिलेट करके पढ़ो, है ना। और जो चीज़ पूछा जा रहा है उसको अपने स्टैटिक में तुरंत रेफर करो। उससे क्या होगा, तुम्हारी कंटिन्यूटी बनेगी पढ़ाई की और तुम्हारा स्टैटिक सिलेबस आराम से ख़त्म होता चला जाएगा। चलो अब सीधा हम आते हैं पेज नंबर 7 पे, क्योंकि इससे पहले का हमारे लिए कुछ एसेंशियल नहीं है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक था वन नेशन वन इलेक्शन का, लेकिन वो भी एक रनिंग कमेंट्री है कि फिजिकल लोड कितना पड़ रहा है, उस पर डिस्कशन चल रहा है। जब कुछ रिजल्ट आएगा तब हम देखेंगे। फिलहाल जो चीज़ चल रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कल बजट सेशन का पहला दिन था। जब कभी भी नई लोकसभा का गठन होता है या फिर नई सरकार चुन के आती है तो लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का एक ज्वाइंट सेशन होता है, जिसको प्रेसिडेंट वहाँ पे अपना एक इनॉग्रल स्पीच देते हैं या प्रेसिडेंट का अभिभाषण होता है उसमें। सिमिलरली जब भी फर्स्ट सेशन किसी साल का चालू होता है तो फर्स्ट सेशन के पहले दिन महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाया जाता है अभिभाषण के लिए। तो वही कल प्रेसिडेंट ने अपना स्पीच दिया था। तो इसकी रेलिवेंसी क्या है आपके लिए? इसकी रेलिवेंसी ये है कि अब जो प्रेसिडेंट बोलेंगी, क्या वो इंडिपेंडेंट बोलती हैं, क्या वो अपनी मर्जी का बोलती हैं, या सरकार का जो प्रोग्राम होता है उसको हाईलाइट करती हैं। तो प्रेसिडेंट अपने अभिभाषण में जो है सरकार के कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत करती हैं। देखिए, ये PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च का है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट में वेस्टेड हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 87 जो है संविधान का, वो कहता है कि 2 इंस्टेंसेस हैं जब प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। वो दोनों इंस्टेंसेस मैंने आपको बताया। अब जो प्रेसिडेंट की स्पीच है वो हाईलाइट करती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, प्लान्स क्या हैं अपकमिंग ईयर्स के, और एक गवर्नमेंट का एजेंडा जो है किस लाइन पे काम कर रही है, किस दिशा में काम कर रही है, क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश करती है। अब चूंकि ये डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड जाता है तो इससे गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने जो काम किया पिछले 1 साल में या पिछले दौर में या जो करने वाली है उसको वो ऑन रिकॉर्ड लगा सकते हैं, चाहे पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट में हो या राष्ट्रपति भवन के डॉक्यूमेंट में हो। ठीक है, तो सरकार की योजनाएं, सरकार के पॉलिसीज़ को गिनाने का तरीका है। इस बार ऐसा क्या राष्ट्रपति जी ने कहा, तो राष्ट्रपति जी ने, देखिए, आपके मेंस आंसर में लिखने के लिए कभी कभी कुछ ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो सरकार के पक्ष में हो, या फिर अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आपको सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाने का आपको साधन चाहिए, कुछ सोर्स चाहिए। ये बहुत ही ऑथेंटिकेटेड उपाय होता है। और सरकार की प्रायोरिटीज़, हाँ, इसमें गुणगान होता है लेकिन प्रायोरिटीज़ भी इसमें लिस्टेड होती हैं जो आपको समझनी चाहिए। जैसे देखिए, इकोनॉमी फाइनेंस में क्या क्या हुआ, तो 8% इन्फ्लेशन था 10 साल में, लेकिन अब 5% पे हो गया। 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निकाल लिया गया। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है $450 बिलियन से बढ़ के $775 बिलियन हो गया लास्ट 10 ईयर में। टोटल 21 करोड़ व्हीकल जो हैं लास्ट 10 साल में बेचे गए हैं, उससे पहले 13 करोड़ मात्र बेचे गए थे। इसमें क्या सिचुएशन है, इन्फ्लेशन कितना था, लोगों की परचेजिंग पावर कैपेबिलिटी कितनी थी, उन सब पे फोकस नहीं किया जाता है। बस एक फैक्ट दिया जाता है, देखो हमने ये सब किया है। इंडस्ट्री के लिए सरकार ने क्या किया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट के लिए क्या किया, एनर्जी के लिए क्या किया, स्पेस के लिए क्या किया, आदित्य मिशन लॉन्च किया हमने, फिर स्पेस सेक्टर को ओपन कर दिया गया स्टार्टअप्स के लिए, डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में हमने क्या क्या काम किए हैं। यहाँ OPOS की बात नहीं करेंगे। चलो, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी में हमने क्या किया, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट में हमने क्या किया, हेल्थ में क्या किया, ट्राइबल अफेयर, सोशल जस्टिस, लेबर स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर एक्सटर्नल अफेयर्स। इन सब चीज़ों का लेखा जोखा प्रेसिडेंट पेश करती हैं सदन में।
और इससे जो हमारा एक आर्टिकल है वो आर्टिकल है आर्टिकल 87। आप इसको याद रखेंगे। इस आर्टिकल 87 के तहत इन्होंने जो चीज़ बोला है, गवर्नमेंट के अकम्पलिशमेंट्स गिनाई हैं, वो चीज़ है। तो अपोजिशन अगर बोलती है कि ये पॉलिटिकल स्पीच है प्राइम मिनिस्टर को प्रेज करने के लिए, तो वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट वही पढ़ते हैं जो उनको सरकार की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि वो सरकार की बातें बोलती हैं। वो क्या बोलती हैं? मेरी सरकार, माई गवर्नमेंट। अगर वो माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार बोलती हैं, तो उनको जो डॉक्यूमेंट पास किया गया है बोलने के लिए, या फिर जो भी डेटा दिया गया है बोलने के लिए, भले स्पीच उनके प्राइवेट सेक्रेटरी बनाए, लेकिन जो डेटा दिया गया वो सरकार की तरफ से दिया गया है, इसलिए वो सरकार की बातें ही बोलेंगी। और वर्चुअली माने तो ऐसा होता ही है, उसमें कोई ये नहीं है, बस संवैधानिक रूप से अलग चीज़ है, लेकिन वर्चुअली माने तो ऐसा ही चलता है। चलो अब एक न्यूज़ है गवर्नर से रिलेटेड, कि गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस वापस कर दिया है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से बैठेगी, उस बिल पे विचार करेगी, अपने कुछ सजेशंस देगी, और अगर वापस भेजती है रिकंसिडरेशन के लिए तो गवर्नर के पास और कोई उपाय नहीं है बल्कि उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल क्या है? कर्नाटका गवर्नमेंट का है। थावर चंद गहलोत जो वहाँ के गवर्नर हैं। अभी जो एक सिचुएशन चल रहा है कि बोला गया है कि 60% साइन बोर्ड पे जो स्पेस है वो कन्नड़ा लैंग्वेज को देना है। तो वो जो कन्नड़ा लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की जा रही है, वहाँ के लोकल विंग्स जो हैं, एक बिल इस पे लाया जा रहा है कर्नाटका सरकार के द्वारा। वो बिल है कन्नड़ा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है। अब हमको इसमें अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो समझना है। न्यूज़ तो न्यूज़ है। अब गवर्नर के पास अगर कोई बिल जाता है तो उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं उससे रिलेटेड। वो तो चाहे उस बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर उस बिल को विथहोल्ड कर सकता है, या फिर रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। विथहोल्ड करने में और रिटर्न करने में डिफरेंस है। विथहोल्ड करना हो गया कि आइदर वो रिजेक्ट कर लिया या उसमें वो लेके बैठ गया, उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। रिटर्न करने का मतलब हुआ कि बिल उनके पास आया, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने वापस भेजा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि भाई तुम देख लो। और अगर गवर्नर की ऑफिस से आ रहा है कोई बिल रिटर्न होके, तो अपने आप में एक वैल्यू लेता है वो। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एटलीस्ट एक मीटिंग करके उस पर चीज़ें डिसाइड करने का, एक फाइनलाइज करने का और कुछ कंसिडरेबल चेंजेस करने का जो गवर्नर ने सजेस्ट किए हैं, गवर्नर ने जो एरर आइडेंटिफाई किए हैं। तो इस केस में यही चीज़ हुआ है कि उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है। वो अगर फिर से पास हो जाता है असेंबली से तो क्या होगा? उसको असेंट मिल जाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली असेंट मिल जाएगा। उसमें गवर्नर को असेंट देना ही पड़ेगा, उनके पास कोई चारा नहीं है। अदरवाइज़ क्या होगा? ये एक रोड ब्लॉक का सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अगर ये रिकंसिडरेशन के बाद अगर मैंडेटरी असेंट देना नहीं रहता तो ये एक रोड ब्लॉक का सिचुएशन हो जाता और सेंटर स्टेट के बीच में बहुत बड़ा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता। ठीक है, एक और सिचुएशन होता है जिसमें वो कोई भी बिल राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं, उसके लिए रिजर्व रख सकते हैं। जैसे सपोज कंकरेंट लिस्ट का कोई चीज़ है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर ही है या एजुकेशन है। एजुकेशन से सेंटर का कुछ पॉलिसी आया और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ अपनी यूनिक पॉलिसी निकाल दी, है ना, जो कि इस सेंटर के पॉलिसी को फॉलो नहीं करती है। तो गवर्नर के पास राइट है कि इस बिल को वो रोक के प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। प्रेसिडेंट क्या करेगी? उसको एनालाइज करेंगे कि वेदर दैट बिल दैट हैज़ बीन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फिट्स इनटू द मॉडल दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय सेंटर और नॉट। इफ़ दैट डजंट फिट्स, वो फिर सब्सिक्वेंटली डिसीजन गवर्नर के पास भेजते हैं। उनके पास प्रेसिडेंट के पास रिजर्वेशन करने का, प्रेसिडेंट के पास बिल भेजने का भी एक जरिया होता है। किसी भी बिल को डिले कर सकते हैं उस तरह से। इन शॉर्ट, अगर सेंटर स्टेट को डिस्टर्बेंस करना चाहती है लेजिस्लेटिव मामलों में, तो ये सब इश्यूज बनाए जाते हैं कि कोई भी बिल है ना, प्रेसिडेंट के रिजर्वेशन के लिए रख लिया जाता है। लेकिन रिजर्वेशन के लिए कौन से बिल रखने चाहिए, उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। बेसिकली ये क्राइटेरिया होता है कि देखा जाए कि हाई कोर्ट की पोजीशन को वो इंडेंजर नहीं कर रहे हों। लेकिन अगर उनको लगता है कि हाई कोर्ट की पोजीशन को इंडेंजर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनको रोक सकते हैं। दूसरा कि अगर उनको लगता है कि जो बिल बनाया गया है, जो एक्ट पास होगा, दैट इज़ अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स वो संविधान की जो मूल भावना है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको रोकने का काम वो कर सकते हैं। फिर अगर उनको लगता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जा रहा है यह बिल, तो उसको भी रोक सकते हैं। या फिर उनको लगता है कि जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है उसको ये हिंडर करेगा, है ना, तो उस बेसिस पे वो प्रेसिडेंट के पास
इसको कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। अब जो गवर्नर हैं इस तरह से बिल के साथ खेल कर सकते हैं वो। यहाँ पे ऑर्डिनेंस की बात हुई थी, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक राष्ट्रपति के भी पास राइट होता है, प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई जो हाउस है वो सेशन में नहीं है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा कोई एक हाउस अगर सेशन में है, तो क्या होता है, सरकार के पास ये अधिकार है कि आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकती है उस सब्जेक्ट पे। सिमिलर अधिकार गवर्नर को भी है स्टेट लेवल पे, और वो जो आर्टिकल नंबर है वो है 213। इस आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं स्टेट लेवल पे। अब ऑर्डिनेंस से रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कि बिहार से ही रिलेटेड है, वो है DC वाधवा जजमेंट जो कि आया था 1986 में। ये जजमेंट ऐसा था कि बिहार सरकार कोई भी ऑर्डिनेंस को कंटिन्यूस प्रोमलगेट करती जा रही थी। 1967 से 1981 के बीच में उन्होंने 256 ऑर्डिनेंसेस पास किए। ये जो ऑर्डिनेंसेस थे उन्होंने एक तरह से जो लॉ सिस्टम है, लेजिस्लेचर का जो सिस्टम है, उसको बाईपास करने की कोशिश की थी इससे, ठीक है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख अपनाया था, और DC वाधवा केस में उन्होंने ये कहा था कि अगर आप कंटिन्यूस करते हैं कोई चीज़ को 1 साल से 14 साल तक, ये 256 ऑर्डिनेंसेस को चला रहे हैं, मतलब बिल पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है स्टेट लेजिस्लेचर को ये स्टेट लेजिस्लेचर में पास नहीं होगा, तो एक ऑर्डिनेंस लाया, उसकी वैलिडिटी अगले स्टेट लेजिस्लेचर तक। अब जैसे ही अगला स्टेट लेजिस्लेचर बैठेगा और 6 हफ्ता गुजरेगा, 5वां हफ्ता में फिर एक नया ऑर्डिनेंस पास कर देंगे। तो DC वाधवा केस ने उस पर अपना कुछ कमेंट दिया था, ये आप याद रखेंगे। जब भी गवर्नर का ऑर्डिनेंस वाला क्वेश्चन आए अगर, या गवर्नमेंट की पावर्स आए, तो उसमें आप ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का जिक्र कर सकते हैं, और DC वाधवा केस का भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि ये बिहार से ही रिलेटेड है केस। अच्छा, अब गवर्नर को रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं ऑर्डिनेंस बनाने में, ठीक है। तो गवर्नर उन बिलों पे एक्ट नहीं कर सकती है जिसमें प्रीवियस सैंक्शन चाहिए प्रेसिडेंट का। उन बिल्स को नहीं कर सकती है जिनके पास होने के बाद प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होगी। उन बिल्स पे ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते हैं जिनको इवन पास होने के बाद प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए, है ना। तो इन 3 कंडीशन पे गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है हम उसको देखेंगे। यहाँ पे एक न्यूज़ है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक्सपीरियंस्ड सेकेंड ड्राइस्ट जनवरी सिंस 1901। यहाँ पे आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करेंगे, और विंटर रेन जो होता है उसको आप अपने ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और विंटर रेन पढ़ेंगे, मतलब विंटर में जो बारिश होती है वो किस कारण से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, इसका इंडियन क्लाइमेटिक सिचुएशन को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में, इन्फ्लुएंस करने में क्या रोल होता है, वो आप ज़रूर पढ़ेंगे। अपने NCERT में दिया हुआ है ये 11th के NCERT में, ठीक है। चलिए, ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें आर्टिकल से हमको ये नहीं समझना है क्या बोलना चाह रहा है ना, क्योंकि ये बजट से रिलेटेड है कि बजट का क्या फोकस होना चाहिए। अब चूंकि बजट आ गया है तो अब इस पर क्या फोकस करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट नहीं, क्या फोकस हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस आर्टिकल से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने वाली बात है कि जब भी आप मेंस अगर दिया हुआ होगा आपने, चाहे UPSC CSE का दिया हो मेंस, या फिर BPSC का, JPSC का, UPPCS का, तो आपको पता होगा कि कीवर्ड्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके आंसर को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, टेक्निकल बनाने के लिए। जनरली ऐसा भी देखा गया ना कि अब देखिए GS3 में, CSE में भी उतने मार्क्स नहीं उठते हैं, हमारे GS2 के सेक्शन 2 में भी उतने मार्क्स नहीं उठते हैं। उसका बेसिक रीज़न क्या है? कुछ स्टूडेंट को देखिएगा खूब नंबर लाते हैं, 165 170 नंबर लाते हैं GS2 में। ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ बेसिकली बिकॉज दे नो हाउ टू यूज़ दिस कीवर्ड्स इन देयर आंसर्स। अभी जैसे इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो आपको उसमें कुछ ऐसे स्टफिंग्स करने पड़ेंगे, ऐसे कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे जो लगे कि ये बंदा काफ़ी वेल वर्स्ड है इकोनॉमिक टर्म्स से। जैसे इस आर्टिकल से मैंने 2 चीज़ निकाला है, एक कीवर्ड निकाले हैं या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज निकाली हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और आपको अपने आंसर में यूज़ करना चाहिए। दूसरा, इसका जो कंक्लूजन है ये बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन है, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कीवर्ड क्या क्या है? फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स, फिस्कल डेफिसिट, GDP, फिस्कल रेटिट्यूड, फिस्कल कंसोलिडेशन,
फिजिकल कंजर्वेटिज्म, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्लो ग्लोबल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कंप्लायंस कॉस्ट, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट साइकिल्स और रेट कट्स। ये 18 टर्मिनोलॉजीज आप गूगल करेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे, बस नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एटलीस्ट ग्लांस करेंगे, 2-3 वेबसाइट होती है, इन्वेस्टोपीडिया है या फिर और भी जो गवर्नमेंट के ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है उससे आप पढ़िएगा। मेरा सजेशन यही रहता है हमेशा स्टूडेंट्स को कि कोई भी कोचिंग का डायरेक्ट वेबसाइट मत पढ़िए। उससे क्या होता है, आपको बहुत सारी गलत जानकारियाँ भी मिलने की रहती है कि उसमें मिल जाए। तो अब फैक्चुअल के लिए किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट की लेटेस्ट पोस्ट ही पढ़िए, चाहे पीआईबी की हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट की हो। इसके बाद आप थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं तब भी किसी कोचिंग, एबीसी कोचिंग की वेबसाइट पे जाके उसका डिटेल पढ़ सकते हैं। एट द फर्स्ट इंस्टेंस प्लीज़ डू नॉट विजिट एनी कोचिंग वेबसाइट फॉर रेफरेंसेस, क्योंकि बहुत बार पाया गया है ना कि उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, ये अपडेटेड कंटेंट नहीं रहता है। वो अगर सपोज आपको 2022 का कंटेंट दे देगा वन नेशन वन इलेक्शन पे, तो अभी जो चीज़ें हुई हैं 2023 में और 2024 में जो चल रही हैं वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सरकारी डॉक्यूमेंट में जो बनाया जाता है ना, वेबसाइट पे ही कुछ डेटा है, तो उसको रेगुलरली डेली बेसिस पे, हफ्ते बेसिस पे अपडेट किया जाता है, तो उसमें आपको सारी जानकारियाँ जो मिलेगी ना, पुख्ता जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर सर्च करेंगे और इसका आप उसको लिख के भी कहीं रख लेंगे। अगर आपका GS2 सेक्शन 2 का नोट्स है उसमें आप इसको लिख भी लेंगे, तो इन सब चीज़ों को आप कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे अपने आंसर्स में। ठीक है, चलिए, ये जो माइंड एंड मैटर करके एक आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे GS2 सेक्शन 3 पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस टेक का। इसमें ब्रेन और कंप्यूटर के इंटरफेस की बात की गई है। ठीक है, ये कहते हैं कि अभी जो ह्यूमन है और कंप्यूटर है वो अलग अलग चीज़ें हैं। ह्यूमन ब्रेन अपने हिसाब से सोचती है, कंप्यूटर अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन आप मान के चलिए कुछ ऐसा चीज़ डेवलप हो जाए जिससे आप जो सोचते हैं कंप्यूटर वो काम करे। आप जो ड्रीम करते हैं कंप्यूटर वो काम करने की दिशा में कोई काम शुरू कर दे। आप चाहते हैं कि ये किताब हम आज पढ़ लें, ये किताब आज पढ़ लें, स्कैन हो जाए, तो कंप्यूटर अपने आप जैसे ही कल सुबह उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, रात में इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो अपना स्कैन का काम शुरू कर देगा जैसे ही उसके पास आप बुक रख देंगे। तो इस तरह की चीज़ें डेवलप करने की कोशिश की जा रही हैं। एक ह्यूमन और मशीन का जो गैप है इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है इस प्रोजेक्ट से। इसका है न्यूरालिंक नाम का ये प्रोजेक्ट है और कहा जाता है कि एक पैराडाइम शिफ्ट होगा हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में। तो ये जो साइंस टेक का क्वेश्चन आता है लार्ज स्कोप वाला कि क्या क्या चल रहा है, तो उसमें एक ह्यूमन मशीन गैप इज बीइंग रिड्यूस्ड। कैसे? तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं उसमें। ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूरालिंक इज रिलेटेड टू, पीटी में पूछा जा सकता है। इससे के कुछ कंसर्न्स भी हैं जो राइटर लिखना चाहते हैं। इसमें कंसर्न है सबसे पहला प्राइवेसी से रिलेटेड कि आप जो सोचते हैं आप वो मशीन देख रहा है तो वो डेटा जो है कौन यूज़ करेगा, किस तरह से यूज़ करेगा, तो ये सब जो है ये प्राइवेसी का इशू बन जाता है। दूसरा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ऐसा ना हो कि कोई एक्स कंपनी अगर बना रही है तो हो सकता है उस कंपनी का उस पर मोनोपोली हो जाए। एक्चुअली में एक्स कंपनी ही बना रही है शायद इसको, तो ऐसा ना हो कि उस पर मोनोपोली हो जाए, है ना। किस तरह से अभी कोविड-19 के टाइम पे जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन बना था उसमें क्या हुआ था कि उसमें क्राउड फंडिंग हुई थी। तो क्राउड फंडिंग हुई थी तो उसका जो दायरा था डिस्ट्रीब्यूशन का वो बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि वो एक पब्लिक चीज़ हो गई, है ना, किसी का उस पर अधिकार नहीं रहा। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ बनता है जिस पे किसी कंपनी का आधिपत्य होता है, अधिकार होता है, तो क्या होता है वो कॉस्टली होगा और उसकी इंक्लूसिविटी वो कम हो जाती है। तीसरा, ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच का जो डिफरेंस है वो गैप इसमें प्लग करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये प्रोजेक्ट जो है पब्लिक सेक्टर इंडिया में तो इतनी जल्दी सैंक्शन ना करे, लेकिन अगर कहीं दूसरी जगह सैंक्शन करती हो तो उनको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट शुड बी द करेक्ट गैप, हाउ शैल वी प्रोसीड विद दिस, ये सब उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और कहें तो ये पैराडाइम शिफ्ट नेसेसरी भी है अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में अपने आप को एक अच्छा लेवल बनाना है तो। ठीक है, चलो इसका एक कंक्लूजन छूट गया था। हाँ, कंक्लूजन देखते हैं कि बाकी जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका किस तरह से इम्प्लीकेशन होगा कौन कौन से सेक्टर पे, वो इसमें बताया इन्होंने कि एग्रीकल्चर पे बहुत इम्पैक्ट करेगा,
इंडिया को कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, जैसे इंडिया नीड टू स्टेप अप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक अदर कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप्स टुवर्ड्स अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज में क्या किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उसको लिमिट करने के लिए क्लाइमेट चेंज को क्या किया जाना चाहिए, और वो जब कर हम रहे होंगे क्लाइमेट चेंज को, जब हम लिमिट करने की कोशिश कर रहे होंगे, उसमें हम ऐसा ना करें कि हम अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे भी सवालिया निशान खड़ा कर दें। ठीक है, आपको एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के बीच में एक जो बैलेंस है वो बना के चलना पड़ेगा, और आने वाली चैलेंजेस उसको फेस करना पड़ेगा। ये भी कुछ कीवर्ड्स हैं, आप ज़रूर नोट करके रख लीजिए, आपने जो नोट किया होगा। एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, इसके बीच में बैलेंस बनाना चाहिए। ओवर द नियर एंड मीडियम टर्म डोमेस्टिक स्ट्रेंथ सच एज हेल्दी कॉर्पोरेट एंड बैलेंस शीट, ये सब जो है ना क्या होना चाहिए आने वाले समय पे, ताकि भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ रहे। हिस्टोरिकली कैसा होता आया है, लेकिन फिर भी हम कितना ज़्यादा मैराथन के खिलाड़ी हैं, हम किस तरह से हमारे पॉलिसी मेकर सोचते हैं, वो सब बात इसमें दी हुई है, इसको पढ़ा जा सकता है। चलिए अब चलते हैं आगे। इसमें अब हमारे लिए काम की चीज़, हाँ ये इकोनॉमी वाला है, इसको देखते हैं। पहले इधर देखते हैं, अभी 16th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है। आपको 16th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड पीटी के रिस्पेक्ट में ये जानना ज़रूरी है कि इसके चेयरमैन कौन है। चेयरमैन अरविंद पनगारिया जी हैं। फाइनेंस कमीशन में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये चीज़ आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए ये हमारे रोज़ की प्रैक्टिस है, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते भी रोज़, एंड वी रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, बिकॉज अगर आप लिखते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जा रहा है, दोबारा आप भूलेंगे नहीं उसको। ठीक है, चाहे आप रिवाइज करें ना करें, आप नहीं भूलेंगे। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 100% सही मार के आएंगे। ठीक है, तो बिलीव में दिस, ये जो तुक्का वर्ड होता है ना, ये मिसनोमर वर्ड है, एक्चुअली वो इंस्टिंक्ट बोला जाता है उसको। और जो सवाल बनाए जाते हैं ना परीक्षा में, वो समझिए 70 से 80% सवाल आपके एक्चुअल बनते हैं, आपको जो आपने मार्क्स लाया है उसमें। बाकी जो 20% नंबर है ना, मेरा मानना है कि 20 से 30%, कुछ लोग 20% से कम मानते हैं, मेरा मानना है 20 से 30% आंसर जो आप सही करते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर इंस्टिंक्ट। वो इंस्टिंक्ट आता है जब आप ह्यूज प्रैक्टिस करते हैं, जब आप ह्यूज पढ़ाई करते हैं, चीज़ों को माइन्यूटली स्टडी करते हैं, अपने दिमाग में लिंक बना के रखते हैं, तो ये 20 और 30% वाला जो चीज़ है ना बढ़ के आता है। और यही प्रीलिम्स में जो आप देखते हैं ना 100+ एवरी टाइम बीपीएससी में लाते हैं, वो यही काम करते हैं। वो अपना इंस्टिंक्ट यूज़ करते हैं, तो उसको तुक्केबाजी नहीं बोलेंगे, उसको अपना इंस्टिंक्ट यूज़ करना बोलेंगे। इंस्टिंक्ट तब डेवलप होता है जब उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं एक बार पढ़े हुए होंगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ देखा हुआ होगा। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कमेंट करो। कमेंट करने से आप जो है अनकॉन्शियसली उस चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। आप जैसे एक बार एटलीस्ट सर्च करेंगे फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, आप उसको कमेंट करेंगे। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल नंबर क्या है, आप उसको कमेंट करेंगे। जब आप ये लिख देंगे तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कमेटी मेंबर दो ही चीज़ का जनरली पूछा जाता है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, दूसरा फाइनेंस कमीशन का। कभी कभार हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन पूछता है, लेकिन ये बहुत ही नदारद रहता है सवाल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आप इसको ज़रूर कमेंट करिएगा। चलो, अब इंपोर्ट ड्यूटी इन स्मार्टफोन कंपोनेंट्स इनपुट स्लैश, हमको मतलब नहीं है स्मार्टफोन पे स्लैश कर रहा है, किस पे स्लैश कर रहा है ना, क्योंकि अभी से हमारा मेंस के परीक्षा का जो गैप है बहुत ज़्यादा है। अभी से अगर छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ेंगे, हमारे पास लिस्ट ऑफ बढ़ जाएगा, और क्या पता आने वाले टाइम पे इंपोर्ट ड्यूटी वो बढ़ा दें, तो हमारा ये न्यूज़ इनवैलिड हो जाएगा। तो इस मूवमेंट पे ये ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को हम एक कंसेप्चुअल स्टडी करें, है ना, फैक्चुअल स्टडी ना करें। फैक्चुअल स्टडी हम लोग करेंगे कब, जब अगस्त के बाद, है ना, अगस्त के बाद आपकी जो स्टडी होगी मेंस वाली चीज़ में फैक्चुअल भी होगी। जो पॉइंट्स होंगे, डेटा पॉइंट्स, वो आप कोट करने लायक उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए अभी डेटा पॉइंट कोट करने की जद्दोजहद में मत रहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव एज फार एज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न्ड, दैट्स इट। तो इंपोर्ट ड्यूटी को स्लैश क्यों किया जाता है? आप सपोज कहीं से सामान कुछ मंगवा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ मोबाइल फ़ोन मंगवा रहे हैं बाहर से, उसका कॉस्ट आ रहा है 10,000 आपको। डोमेस्टिकली जो बनाया जा रहा है सामान, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है 9,500 रुपये। तो जो कस्टमर है उसको वो प्रोडक्ट कहीं किसी भी तरह से वो 12,000 से कम का नहीं पड़ेगा मार्केट में। तो कस्टमर जो बाहर से सामान आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, उसको प्रीफर करेगी ऑफकोर्स, क्योंकि उसका प्राइस कम है। तो सरकार अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो डोमेस्टिक 12,000 का जो मोबाइल है उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगी, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी जो बाहर से आप सामान मंगा रहे हैं। तो उसका दाम जो है अब 10,000 नहीं रह जाएगा, उसका दाम हो जाएगा कितना, उसका दाम हो जाएगा 12,500, उसका दाम हो जाएगा 12,200।
ठीक है। तो लोग जो है एक कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे आ जाएंगे। वो पहले क्या था, पहले एकदम एक्सक्लूजनरी प्राइस पे थे वो, अब एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आएंगे। जैसे ही वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आए तो अब यहाँ के कस्टमर्स अब अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को उनसे कंपेयर करने लगे। तो अब एक राष्ट्रवाद का ख्याल जागेगा, अरे भाई मेड इन इंडिया ही खरीदेंगे ना, हम मेड इन चाइना क्यों लें। बस वहीं से फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री बूस्ट हो जाएगी। यही चीज़ सरकार करना चाह रही है इसमें। तो सबसे पहले इसमें आपको जानने की ज़रूरत है कि इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है, किस तरह से ये ट्रेड को रेगुलेट करता है। आप स्टील सेक्टर में सुने होंगे डंपिंग बहुत होती है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है। स्टील सेक्टर में, आयरन स्टील सेक्टर की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है ना कि हमारी पर कैपिटा जो है कंजम्पशन वो करीब 73-74 kg पर पर्सन है। चाइना में ये 250 से ऊपर है kg पर पर्सन कंजम्पशन। तो चाइना के पास प्रोडक्शन भी ह्यूज है। तो वो क्या करता है, अगर आप किसी चीज़ को एट लार्ज, बहुत लार्ज स्केल पे बनाते हैं, उसकी प्राइस एकदम से कम हो जाती है। तो उस प्राइस को वो कम करके अब यूटिलाइज करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में कम दाम को बेचने का और वहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मार देने का। आप ये भरोसा नहीं करेंगे, पिछले 10 से 15 साल में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में ह्यूज कंसोलिडेशन आया है। मतलब अब सिर्फ 2 या 3 बड़ी कंपनीज रह गई हैं जो सस्टेन कर पा रही हैं रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशंस, मार्केट कंडीशंस, स्किल्ड लेबर, बाकी सारी चीज़ें। तो उसमें सरकार क्या करती है, डंपिंग ड्यूटी लगाती है। मतलब आप यहाँ पे डंप कर रहे हैं प्रोडक्ट को, सस्ता सामान यहाँ डंप कर रहे हैं, तो आपको हम एंटी डंपिंग लगाएंगे। आप जो स्टील यहाँ पे 100 रुपये पर टन बेच रहे हैं, हम क्या कहेंगे आपको, आप 120 से कम में नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि आपका जो कॉस्ट है कस्टम ड्यूटी हम बढ़ा देंगे, आप पे हम टैरिफ बढ़ा देंगे, है ना। तो उस तरह से करके हम क्या करेंगे, आपके ट्रेड को बैलेंस करेंगे। तो इम्पोर्ट ड्यूटी इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म बाय विच यू कैन रेगुलेट द ट्रेड। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा तो दाम ज़्यादा, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा सेल होगा, वो ज़्यादा थ्राइव करेगी इंडस्ट्री, ठीक है। यही था इसको इम्पोर्ट ड्यूटी का समझने का मतलब, और इस जो न्यूज़ आर्टिकल इसको समझने का मतलब। अब इसमें क्या हुआ है, ड्रॉप कितना हुआ है, क्या हुआ, आप पढ़ लीजिए, आपको इंटरेस्ट है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको पढ़ने में, क्योंकि हमारे लिए जो समझना था वो हमने समझा, क्योंकि ये चीज़ हमको हेल्प करेगा। अब देखिए 68 में ही शायद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और इस बार भी शायद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पूछा है। तब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को तभी कुछ पॉइंट लिख भी पाएंगे ना, नहीं आता है तो जब ये सब समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे फिर देखिए, फिस्कल डेफिसिट 55% फुल ईयर टारगेट है दिसंबर एंड 2023। मुझे फिस्कल डेफिसिट के बाद क्या लिखा हुआ मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। मतलब हमारा फोकस जो है, चिड़िया की आंख, क्या है, फिस्कल डेफिसिट कितना, भाई क्या करना है उसमें। अब हमको फिस्कल डेफिसिट क्या है वो समझना है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है वो समझना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है वो समझना है, प्राइमरी डेफिसिट क्या समझना है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, किस तरह से टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ने से हमारी फिस्कल जो हमारा प्रूडेंस है वो बढ़ता है, टैक्स टू जीडीपी का रेशियो का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे। ये सब चीज़ आप जानने की कोशिश करेंगे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बीपीएससी अब इकोनॉमी में घुस रहा है, तो आपको ज़रूरी है ये सब पढ़ने का। आप अगर हमारे रेजोनेंस में होंगे तो आपको शायद ये सब पढ़ा दिया जा चुका होगा, ठीक है। तो आप वहाँ का लेक्चर एक बार ज़रूर रिवाइज करिएगा, या अगर आप अपने से पढ़ाई कर रहे हैं, वेल एंड गुड, आप रेफरेंस बुक में ज़रूर इसको पढ़िएगा, 2-3 अच्छी किताबें हैं उनको पढ़िए, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रिपेयर ज़रूर करिएगा इसको, क्योंकि सवाल यहीं से बनते हैं किसी भी परीक्षा में, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इस तरह के सिविल सर्विस एग्ज़ाम में तो यहीं से ही सवाल बनते हैं, आप मान के चलिए। और मैं आपको पूरी बाल की खाल निकाल के दे रहा हूँ कि ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपको समझना है। चलो यहाँ पे अब देखते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक पे कुछ सरकार ने एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है, क्यों एक्शन लिया है, देख लीजिए। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो बैंकिंग को कंट्रोल करती है, बैंकिंग के रेगुलेशन को कंट्रोल करती है, बैंकिंग में किसी तरह का घपला ना हो वो देखती है। अब बैंकिंग से रिलेटेड आपको देखने होंगे कौन कौन सी कमेटी बनाई गई है, जैसे नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी, बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, स्टेट बैंक में अभी कितने बैंक्स हैं, फिर जो आरबीआई है वो पहले शायद एसबीआई जो है वो पहले इंपीरियल बैंक थी, वो कैसे एसबीआई बनी, वो सब चीज़ आप इस आर्टिकल को देख के आपके दिमाग में चलना चाहिए, आना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए और ज़रूर रिवाइज करना चाहिए, ठीक है।
Give just 15 to 20 minutes to the newspaper, but put 1.5 to 2 hours just to jot down the static components that had appeared in the newspaper and to revise them. Multiple revision क्या ये सब टॉपिक रिपीट होगा, आप देखिएगा, यही हम 15 दिन के बाद फिर से डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि थिंग्स आर लिमिटेड, वो एक साइकिल चलता है। तो आप अगर उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे और एग्जाम में आपको दिखेगा तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा, आप 100 नंबर से कम ला ही नहीं सकते हैं, बट कितना भी कट ऑफ चला जाए, रिजर्वेशन बढ़ जाए, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिलेक्शन तो होना ही है, लेकिन पढ़ना होगा सही तरीके से। अब देखिए बजट में क्या देखना है, आर्टिकल पढ़िए, अच्छा आर्टिकल है, जैसे बताया गया पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से जाता है, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, मैंने पढ़ने बोला जस्ट, फिजिकल डेफिसिट वर्सेस रेवेन्यू डेफिसिट में क्या डिफरेंस है, अभी क्या चल रहा है। फिर यहाँ से रिलेटेड एक एक्ट है FRBM एक्ट 2003 क्या कहता है ना, FRBM एक्ट, ये भी बहुत यूपीएससी का क्या कहें एकदम ब्लू आइड टॉपिक है ये, ठीक है, इस पर एकदम ये MPC ये सब ब्लू आइड टॉपिक है, तो आपके लिए भी ये ब्लू आइड टॉपिक होना चाहिए, है ना। मैं तो कहूँगा आप एक ब्लू आई बुक बना लीजिए, ब्लू आई बुक, उसमें आप ये सब टॉपिक नोट करते चलिए, जो भी ब्लू आइड बुक है उसको आप 1 महीने पहले से फिर रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे उन टॉपिक्स को। चलिए अब अगर गवर्नमेंट फाइनेंसेस को देखें तो क्या क्या टर्म्स है जिससे हम गवर्नमेंट फाइनेंसेस को समझ सकते हैं। एक पब्लिक फाइनेंस टॉपिक होता है, आप अगर टॉपिक पढ़ना चाहें अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट में तो एक पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर होगा, उस पब्लिक फाइनेंस में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट का ट्रेंड जो प्लॉट होता है उसमें क्या फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट से ज़्यादा रहेगा, प्राइमरी डेफिसिट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से कम रहेगा, क्यों रहेगा, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं उसमें, और ये बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो ये आपको बेसिक चीज़ है समझने के लिए, ठीक है। हमारा आउटले, मेजर आउटले कौन सी बड़ी स्कीम पे है, तो मनरेगा पे हमारा सबसे ज़्यादा रहता है और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पे। ये दोनों चीज़ जो है आप अपने किसी आंसर में एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे हिंदू पे इसी तरह से हम फटाफट देखते चलेंगे। पेटीएम वॉलेट और फास्टैग इनऑपरेटिव किया गया, क्यों किया गया है वो आप पढ़ चुके रहेंगे, इसमें हमारे जानने की चीज़ वैसी नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें, जो देखिए हमारे जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली उसको पढ़ना इसेंशियल, अदरवाइज ज़रूरत नहीं। हाँ देखिए यहाँ पे टीपू सुल्तान की बात हुई है, अगर टीपू सुल्तान की बात हुई है तो एंग्लो मैसूर वार में क्या क्या हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। MMS हुआ था यहाँ पे शायद एक, ठीक है, ट्रीटी को मैंने याद किया था ऐसे, तो आप ये भी आप देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुई, मैंगलोर कब हुई, श्रीरंगपट्टनम कब हुई, हैदर अली कब मरे, टीपू सुल्तान कब आए, टीपू सुल्तान ने मराठा को अपने शासन में अपने तरफ कब मिला लिया, कौन से वार में मिला लिया, ठीक है, कौन से वॉर के टाइम पे कौन से गवर्नर थे, ये सब चीज़ें हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल से। फिलहाल अगर आप इसको पढ़े हुए हैं तो रिवाइज कर लीजिएगा, चाहे घटना चक्र से करिए चाहे स्पेक्ट्रम से कर लीजिए, अच्छा दिया हुआ है उसमें, ठीक है। और आप इसका, मैं कहता हूँ आपने जो अगर फैक्ट बुक बनाया है तो आप उसमें इस तरह का एक टेबल बना लीजिए और इस टेबल में जितने भी बैटल्स हुए हैं आज तक के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक जगह लिख के रखिए, तो इजी रिवीजन होगा और उतना ज़्यादा आपका आउटपुट बढ़ेगा। यहाँ पे कलेश्वरम प्रोजेक्ट कहाँ पे है ये आप नोट करेंगे, वेयर इट इज़ लोकेटेड। अब चाहे तो मन है तो कमेंट कर दीजिए, है ना, कमेंट करेंगे तो वही बात हो जाएगी। चलो हाँ, आज का एक मेंस का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और वो क्वेश्चन जो है इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे बनेगा। ये क्वेश्चन हमारे वेबसाइट पे है, आप वहाँ जाके इसको कमेंट कर सकते हैं। ये कंप्लीट जो आर्टिकल है बहुत अच्छा आर्टिकल है, फैक्चुअल आर्टिकल है और आपको ये अंडरस्टैंडिंग देगा इंडो फ्रांस का जो पार्टनरशिप है, हमने पिछले दिन भी देखा था किस तरह से ग्रो कर रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और कौन कौन से इश्यूज़ पे बात हो रही है, उनके चैलेंजेस क्या हैं और वे फॉरवर्ड कैसे हो सकता है। ये आर्टिकल उसको काफ़ी डिटेल से बता रहा है, मैंने हाईलाइट किया है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। अगर आपके पास हिंदू है तो आप हिंदू में ज़रूर इसको पढ़िए और आंसर जाके अटेम्प्ट करिएगा। प्लीज़ डू अटेम्प्ट आंसर, प्लीज़ डू राइट आंसर, क्योंकि आंसर नहीं लिखेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये तय है ना। अब मार्जिन देख रहे हैं 15 से 20 नंबर के मार्जिन में आपको ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर बना सकता है और वही 5 नंबर आगे बढ़ा के आपको AD में बना सकता है। तो प्लीज़ माइंड दिस, मेंस आंसर राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला जो है कि गवर्नर के बारे में है कि गवर्नर ने कुछ दिन पहले ये कमेंट दिया था कि RN रवि साहब, उन्होंने कमेंट दिया था कि भारत की आज़ादी में सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान है। तो उन्होंने क्या कुछ समझ के कहा था वो चीज़ वो इसमें लिखा है उन्होंने
इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि किस तरह से, चूंकि आर.एन. रवि आईबी में काम कर चुके हैं, आईपीएस रहे हैं, तो वो उन्होंने आईबी की काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्स पढ़ी हैं जो कम्युनिकेट हुई थी उस टाइम पे। तो उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश आर्मी थी वो आईएनए से डर गई थी, और आईएनए ने जिस तरह से एक राष्ट्रवाद का बिगुल फूंका था, तो जो आर्मी थी, नेवी थी, सब में एक रिवोल्ट का सिचुएशन आ गया था, और उस रिवोल्ट से ब्रिटिश डर गई थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन इंडिया में 2-4 लोग तो ऊपर बैठे थे, बाकी तो इंडियन लोग ही थे ना, उनमें अगर रिवोल्ट आ जाए तो ब्रिटिश कहाँ थम पाएंगे। तो ये सब सोचते हुए कि हमको बैकलैश ना हो जाए, वो खुद निकल लिए थे। ये सब चीज़ों को इसमें बताना चाह रहे हैं काजू जी। और उन्होंने ये भी बताया कि आप इस तरह से अलग करके नहीं सोच सकते सुभाष चंद्र बोस को कि वो हमारे जो बाकी स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे उनसे अलग हैं, क्योंकि जब आईएनए ट्रायल चला था तो आप देखिए सबसे बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हुए थे। तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कैलाश नाथ काजू थे, ठीक है। और ये जो विवेक काजू हैं ये फॉरेन सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं, और उसमें जो तेज बहादुर सप्रू थे इनके ये ग्रेट ग्रैंड सन है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि राइटर को पता है कि किस तरह से उन दोनों के बीच का रिलेशन था, तो आप डिवीज़न ना क्रिएट करें। सारे पर्सनालिटी की अपनी अपनी एक इन्फ्लुएंस होती है, अपना अपना एक दायरा होता है, काम करने का तरीका होता है। आप उस पर कमेंट ना करें, आप ये देखें हाँ सुभाष चंद्र बोस जी के कारण बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये कहना गलत होगा कि बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया, ठीक है। जो स्वतंत्रता संग्राम है वो काफ़ी दिन से चला आ रहा है, ये बात सही है, ब्रिटिश उस टाइम पे छोड़ के गए। तो ये सब बातें जो है आर.एन. रवि कहते हैं, बाकी चीज़ें हम मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। आपको इसमें क्या करने की ज़रूरत है, आपको आईएनए वाला जो टॉपिक है वो आप रिवाइज कर लेंगे। घटना चक्र से एक अलग चैप्टर दिया हुआ उसमें आप इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, और बस इतना ही हम इसमें डिस्कस करेंगे आज, इससे ज़्यादा। हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री बदल गए हैं, चंपाई सोरेन जी हो गए हैं, ये नोट करने वाली चीज़ है, और हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो मैंने सेंटर स्टेट रिलेशन का बोला था ना कि आपको बताएंगे, वो एक आध रिलेशन को हम कल डिस्कस कर लेते हैं। मेंस क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिए, प्रीलिम्स के जो आंसर आपको लिखने बोले हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एंटर करिए। मिलते हैं कल, धन्यवाद।